हेलो दोस्तों, मैं अरविंद और अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं दास एट अरविंद चैनल। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। दोस्तों, नंबर सिस्टम इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कोई भी कंपटीशन है उसमें एक दो नंबर आपको देखने के लिए नंबर सिस्टम से मिलेगा। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में 3 से 4 नंबर मिल जाते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग बहुत बारीक से जानेंगे दोस्तों। नंबर सिस्टम के आपको 2 से 3 पार्ट में खत्म कराए जाएंगे। ये पार्ट 1 होगा, काफी बेसिक लेवल से होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो जो नए लोग हैं उनके लिए बेहद आसान होगा। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, अन्यथा फिर आप कहीं कुछ सीख नहीं पाए। ठीक है ना दोस्तों। तो इसको काफी अच्छे डिजाइन से तैयार किया गया है। ठीक है। तो आपसे उम्मीद रही आप वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक चीजों को समझे। दोस्तों, शुरू में कुछ चीजें आप पहले से पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चीजों पे ज्यादा हम लोग चर्चा ना करेंगे। बस ऊपर ऊपर चर्चा करके आगे निकलेंगे, पहुंचेंगे हम लोग क्वेश्चन तक। तो आइए चलते हैं सेशन की तरफ। तो पहले तो दोस्तों ये है कि प्राकृत संख्या मतलब कि जो प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को पता है उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात एक से शुरू करते हैं। ठीक है ना। इसको एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार, ऐसे करके। और गिनती की भी सभी संख्या प्राकृत ऐसे भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जो जीरो लग जाता है, ठीक है ना, उसके आगे एक दो तीन चार सेम रहता है। ठीक है। जीरो आगे लगे तो पूर्ण संख्या हो गया। अब सम विषम की बात है तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो संख्या दो से कट जाती है उसको सम बोलते हैं, जो दो से नहीं कटती उसको विषम बोलते हैं। ठीक है ना। तो दो, चार, छह, आठ को सम बोल देंगे और एक, तीन, पांच, सात ऐसे जो जाएगा उसको हम विषम बोल देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब आ गया पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता होगा कि वैसी संख्या जो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में चले। ठीक है ना। और अनंत तक जाती है। ठीक है। प्लस एक हो गया, प्लस का दो हो गया, प्लस का तीन हो गया, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन। इधर भी इंफिनिटिव और इधर भी, इनको ही पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। एक कंडीशन इसमें ये आ जाता है। ठीक है। अगर कह रहे हैं 4 पॉइंट है ना 25 में पूर्णांक कितना होगा। ठीक है ना। 25 में पूर्णांक कितना होगा, तो दोस्तों 25 है ना, तो आप ओनली 4 बोलेंगे। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसे आपसे पूछ लिया है कि 4.72 में पूर्णांक कितना होगा, ठीक है ना, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ 7 देखते इसको एक अंक आगे बढ़ा लेंगे। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। अगर कम रहेगा तो वही लेंगे और थोड़ा सा 5 से अधिक होगा तो आगे वाला संख्या ले लेंगे। ठीक है। कंफर्म हो गया। आगे चलते हैं। आगे परिमेय वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में उसको परिमेय बोलते हैं, जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। क्यू का मान कभी जीरो के रूप में नहीं आना चाहिए। अगर आपसे पूछ लेता है कि रूट में 16 क्या है, तो रूट में 16 परिमेय है। रीजन क्या है कि इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना लिख रहे, पीवाई के रूप में नहीं हो, उसका परिमेय बोलते हैं। ठीक है। अधिकांश पूछा जाता है कि पाई पाई को लेकर के पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई आप बताएंगे कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना दोस्तों। रूट में 31 ले लिया जाए। ठीक है। रूट 31 हो गया, रूट में 61 हो गया, ऐसे जो कुछ संख्या है, ठीक है, 111, इन सब में क्या होते हैं, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले अभाज्य संख्या को। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अभाज्य संख्या में ये रहेगा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटती है उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका रीजन यही रहेगा कि अभाज्य संख्या में ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर 25 तक में अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो 1 से 25 तक। ठीक है ना। 1 से, ठीक है, 25 तक में आपके अभाज्य संख्या होती है 9 होती है। ठीक है ना दोस्तों। दूसरी कंडीशन में क्या हम लिख देते हैं यहाँ की 25 से 50 तक में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है ना। और वही कंडीशन 50 से 100 के बीच में कितनी होती है, तो यहाँ पे लिख देंगे 50 से लेके 100 के बीच में आपकी 10 संख्याएं होती है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से आपसे पूछा जाता है तो आप फटाफट ज्ञात कर लेंगे, नहीं तो फिर 1 से 100 तक में लिख के कंफ्यूज हो जाते हैं, तब तक आपका टाइम काफी लग चुका रहता है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये काफी अहम है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। और वही पूछते हैं कि 1 से लेके और 100 के बीच में, तो इसको जोड़ लो, 25 अभाज्य संख्या होती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये चीजें आपको बेहद समझ में आ गई होगी। अब आगे फिर चलेंगे हम लोग। आगे हमने कुछ क्वेश्चन में ध्यान किया। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोग जानेंगे। ठीक है ना दोस्तों। कुछ रूल होते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो ऑलरेडी आप लिखेंगे n+1 और बाई 2 कर लेंगे। ठीक है ना। अगर वही सम संख्या की बात की जाती है तो बस क्या करना है, आपको 2 यहाँ से गायब कर देना। ठीक है ना। n+1 कर लेंगे। ठीक है ना। इतना ही रहने देंगे। और वही लगातार विषम संख्याओं का पूछा जाता है तो बस आप ओनली n का स्क्वायर कर लेंगे। लगातार n तक के वर्गों का योग पूछा जाए तो फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ से ऐसे कर देते। ठीक है ना। आपको लिखेंगे n+1, यहाँ तक तो आप इसको ही करते हैं। अब बस इसमें आप क्या कर देंगे कि 2n, 2n+1 कर देंगे तो आपका लगातार
लगातार वर्गों का योगफल कोई भी संख्या दे लगातार उसके वर्गों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अगर घनों का योगफल ज्ञात करने के लिए कहे तो n प्लस, ठीक है ना, n प्लस 1, ठीक है, और बटा 2 कर लेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। देखो प्राकृत संख्या ये होती है और इसका क्यूब कर देंगे आप, तो घनों की संख्याओं का योगफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद से थोड़ा विभाज्यता के बारे में पहचान, इसके बारे में थोड़ा विभाज्यता की पहचान क्या होगी कि वैसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, 0 हो और सम संख्या आ जाए तो वो 2 से कट जाएगी। 3 से विभाज्यता की पहचान में क्या होता है कि जो डिजिट आपको दिया रहेगा, ठीक है ना दोस्तों, जो भी संख्या आपको दिया रहेगा उसको आप जोड़ देंगे। अगर उसका जोड़ 3 के पाड़ा में आता है, 3 से कटता हो, तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। आइए देखते हैं, 2 1 3 3 1 4 होगा, 4 और 7 मिलके 4 7 कितना होगा, 11 होगा, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा। अब देखते हैं यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि 1 और 2 मिलके 3 3 1 4 हो गया। ठीक है ना, 4 3 7 हो गया, 7 3 10 हो गया। अगर यहाँ पे क्या होता, 2 होता तो 10 2 12, ये संख्या 3 से कट जाती। ठीक है ना, तो सभी को जोड़ लेंगे, 3 से भाग देंगे, तो जो संख्या कट जाएगी वो 3 से विभाज्य होगी। आगे चलते हैं, 4 से विभाज्यता की पहचान। कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, ठीक है ना दोस्तों, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, 4 की विभाज्यता की पहचान जब आपको ज्ञात करना होगा, तो या तो संख्या के लास्ट में 2 जीरो दिखना चाहिए, या तो संख्या के लास्ट में जो भी रहेगा उसको आप 4 से वहीं भाग दे लेंगे। अगर वो संख्या की लास्ट वाली कट जाती है तो 4 से विभाज्य होगी, अन्यथा वो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। 5 की कहानी कहते हैं तो 5 की कहानी में आपको ऑलरेडी पता है कि या तो 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है ना दोस्तों, वैसे ही आते हैं हम लोग 6 से, बात हो जाए 6 से, तो 6 में क्या होता है कि वैसी संख्या है जिसके अंकों का योग, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मान ली हमने इसको लिख दिया, अंकों का योग 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, ठीक है ना, तब जाके वो संख्या 6 से कटेगी। अच्छा सर ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखिए, इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो 2 3 गुना 6 होता है, इसीलिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तब जाके ये संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। ठीक है, 8 से बात है, तो वैसी संख्या जिसके इकाई का 3 में लास्ट डिजिट क्या हो, 3 हो। ठीक है ना, या तो 3 जीरो हो, या तो उसको 3 भाग करके देख लेंगे, ठीक है ना, लास्ट वाले अगर कट जाते तो वो संख्या विभाज्य होगी। ठीक है, 9 से बात करते हैं, तो फिर सभी को जोड़ेंगे, सभी के अंकों का योग को भाग कर देंगे। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने 81 लिख दी, 81 कट जाता है ना 9 से, क्यों कटता है, 8 1 और ये 1 मिल करके 9 हुआ, 9 को 9 से जब हम भाग देंगे, ठीक है ना दोस्तों, तब तो ये कट ही जाएगा ना, इसलिए 9 से विभाज्य होता है। तो सभी अंकों को जोड़ लेंगे, अगर 9 से विभाज्य तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। 10 से बात करते हैं, तो जिसकी जीरो लास्ट में जीरो रहेगा वो संख्या 10 से विभाज्य हो जाती है। 11 की बात होती है, तो 11 में देखिए क्या होता है, एक थोड़ा सा समझने वाली कहानी है। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि 11 से विभाज्यता की पहचान में, ठीक है ना, 121 कट जाता है, तो इसमें क्या करेंगे कि सम टर्म को और विषम टर्म को जोड़ करके घटा लेंगे। अगर जीरो अगर रेशियो आता है तब भी कट जाएगा, या तो 11 के पहाड़ा में आता है तब भी कट जाएगा। देखें यहाँ पे, ये देखिए पद के हिसाब से यहाँ देखें काउंटिंग करेंगे, नंबर 1 पे है तो क्या होगा, विषम होगा, नंबर 2 पे है तो क्या होगा, सम होगा, नंबर 3 पे है तो क्या होगा, विषम होगा। तो विषम विषम को एक में, सम सम को एक में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो विषम ये है, विषम ये जोड़ेंगे तो एक एक मिलकर 2, और सम वाले को माइनस कर लेंगे, सम वाले को माइनस कर लिए तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है ना, ऐसे ही आते हैं यहाँ पे देख लेते हैं और, ठीक है, तो फिर वही ये क्या हो गया, ये सम हो गया, विषम होगा, एक है तो विषम, 3 है तो विषम, ऐसे करके चलेगा। ये सम 2 नंबर पे आएगा और ये 4 नंबर पे आएगा। तो सम वाले कंडीशन को एक में, विषम वाले कंडीशन में एक में। अगर 0 आता है तो संख्याएं भाग 11 से विभाज्य होगी। अगर 11 के टेबल में भी आता है तब भी संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा। अब हम लोग आगे चलेंगे कि थोड़ा बहुत और इसमें जान लेते हैं। अब इसमें कहानी ये शुरू हो जाती है कि अंकों, ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि 2 अंकों की एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 0 1 से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर 2 अंकों की बात करें, बड़ी संख्या में उतना 9 बढ़ाते जाएंगे, छोटी संख्या में इसमें 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछ ले तो आप 1 2 2 9 लिख देंगे। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 और 1 को 0 बढ़ा देंगे, ऐसे बन जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो दोस्तों आते हैं एक नए टॉपिक पे। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है स्थानीय मान और फेस मान। ठीक है ना, इसी मान का मतलब क्या होता है? फेस मान को ये शुद्ध वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है ना, और जातीय वैल्यू भी कह सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने इस संख्या में ले लिया, ठीक है ना, मैं इसमें हमने कह दिया कि 7 का स्थानीय मान और फेस मान में अंतर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो एग्जाम में जब आप फेस मान पहली बार पढ़ेंगे तो कहेंगे अरे यार ये क्या होता है, तो फेस वैल्यू पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जो उसका स्थान है वही संख्या उठा लेते हैं। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि 7 लिखेंगे, जितने बाद अंक रहेगा उतना जीरो बढ़ाएंगे, अंतर पूछा है तो घटाव ले लेंगे। ठीक है ना, और फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू कह दे या शुद्ध मान कह दे या जातीय मान कह दे। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है कि जो संख्या है वही संख्या लेके लिख लेना है। ठीक है ना, तो 7 के बारे में बात की जाए तो 7, और इसको जब घटाएंगे तो 63 हमारा रिजल्ट होगा। दोस्तों आते हैं यहाँ, ये कह रहा है कि इसमें से बताना है कौन सी संख्या से विभाज्य होगी। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर जोड़ देते हैं, ठीक है ना, पहले चेक करते हैं 2 से, तो लास्ट में सब जीरो या सम नहीं होगा। 5 से 0 5 नहीं होगा। 8 से अगर दोनों को पकड़ के काट दिया जाए तो कट जाना चाहिए, वो भी नहीं होगा, तो बच गया 3। 3 से होगा, क्यों होगा, क्योंकि सबको जोड़ेंगे तो 3 से कटना चाहिए। तो आते हैं 2 और 1 मिलके ये 3 हो गया, 4 3 7, 7 और 6 मिलके 13 हो गया, और 13 और 7 मिलके 20 हो गया, 20 और 7 मिलके 27 हो गया। दोस्तों 3 के पहाड़े में 27 आता है, इसलिए वो 3 से विभाज्य होगा। आगे चलते हैं यहाँ पे, इसे पूछ रहा है कि किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी, 6 से, 4 से, 7 से, 9 से। तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई बड़ी संख्या दी गई हो, 4 का विभाजक पहचान में बताया गया है कि लास्ट के 2 अंक उठाइए, उसको डिवाइड करके देखिए पहले। ठीक है, तो हमने 2 अंक उठाया 56, और 4 से काट देते हैं तो 14 चौको 56, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसीलिए ये संख्या 4 से ही विभाजित होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ये रेलवे में पूछा गया था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें ये रहा कि बताना है यहाँ पे क्या होगा कि वो संख्या है किससे, ठीक है ना, यहाँ पे क्या रहेगा कि 3 से विभाजित हो जाए। दोस्तों 3 से विभाज्य हो जाए, यहाँ पे क्या पुट कर दे, कौन सा मान उठा के रख ले कि ये संख्या जो पूरी है 3 से विभाजित हो जाए। तो आपको ऑलरेडी पता है कि संख्याओं का योग जोड़ेंगे, 3 की व्याख्या में क्या होती है, सभी को जोड़ लेते हैं, अगर 3 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाती है। ठीक है, तो आते हैं 9 6, 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 और 9 दोनों मिलकर ही 3 से कट जाएगा, और 3 भी कट जाएगा। एक है और 3 लाना है, तो कितना कम हो रहा है मेरे पास, 2 की कमी आ रही है, तो जो संख्या दिखेगी 2 इसमें, वो रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज किया जाएगा, आप वीडियो में बने रहें। हाँ तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि लगातार 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि विषम संख्याओं का योगफल, अभी हमने क्या बताया था कि लगातार जब विषम संख्याओं का योगफल बोलेगा, जैसे कि मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हमने 3 संख्या लगातार लिया, आप सब मान लीजिए कि अपने रूल भूल ही गए। ठीक है, इसको जोड़ेंगे, ठीक है ना, 3 विषम संख्या होगा, ठीक है ना, तो 1 होगा, 2 तो होगा नहीं दोस्तों, पहली बात यहाँ गलत हो रहा है, 1 होगा तो 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा। तो अब देखिए कैसे आ रहा है, तो ये देखें 4 और 4 5 मिलके 9, 9 आ रहा है, और ये किसी का वर्ग होता है, किसका, 3 का, अर्थात 3 पूछा गया और 3 का वर्ग है, इसका मतलब आपको आएगा वो जो संख्या उसका वर्ग कर देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको ऑलरेडी रूल ही पता होगा कि n स्क्वायर होते हैं, तो इसके क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर कर लेंगे यहीं पे, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, जो रिजल्ट में आएगा आपका वही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि इतना में शुद्ध मान, और इतना में, ठीक है ना दोस्तों, 7 का ले लेते हैं। ठीक है, इतना में, सॉरी 8 का लेते हैं, 8 का, ठीक है, इतना में 8 का शुद्ध मान और स्थानीय मान के बीच का अंतर। तो अब यहाँ पे जब शुद्ध मान और स्थानीय मान तो पढ़ लेते हैं, लेकिन शुद्ध मान फेस मान में कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो अभी आप इसके पहले जाने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्थानीय मान क्या लिखेंगे, स्थानीय मान 80 लिखेंगे। ठीक है, और क्योंकि 8 के बाद 1 आएंगे तो 1 जीरो लगा देंगे, और फेस मान का मतलब कि जिस संख्या के बारे में बात की वही संख्या होगी, तो फेस मान क्या होगा, 8 होगा, और घट जाएगा तो क्या होगा, ये 72 के करीब में होगा, और आपका रिजल्ट नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि 10 लगातार सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो आपको ऑलरेडी भी पता है कि सम संख्या में क्या होता है कि n प्लस 1 होगा। तो क्वेश्चन कितने हैं, 10 है ना, तो 10, और यहाँ पे 10 प्लस 1, ये हो गया 10, जोड़ देंगे तो 11, गुणा कराएंगे तो 110।
यानी कि 110 रिजल्ट आएगा। तो 110 आपका ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन में कह रहे हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य है। ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कितना करीबी मामला है। कौन सा अभाज्य है? 81। 81 तो आपको पता है वो 9 से कट जाता है, तो ये तो अभाज्य होगा नहीं। 82 2 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 83 और 87 में कंफ्यूजन बढ़ जाते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया विभाज्यता की पहचान, इसलिए विभाज्यता की पहचान दिमाग में रखते हैं कि ओ अब इसमें चेक करना होगा। तो 8 और 7 मिलके कितने होते हैं? 15 हो जाते हैं। तो जब ये 15 हुआ तो ऑलरेडी कितने से कट जाएगा? 3 से कटेगा, अर्थात ये नहीं कटेगा। यही आपका अभाज्य संख्या होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर आगे और भी क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इसमें दो क्वेश्चन और देखिए कैसे बन सकते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं का योग कितना है? योग आपका दे दिया 39 है और उनका अंतर कितना है? 15 है। ठीक है ना दोस्तों। तो उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है। कोई दो संख्या है जिनका योग कितना है? 39 है, अंतर 15 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो आपने बेसिक से चलेंगे और ट्रिक से दोनों से देखेंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का योग कितना दे रखा है दोस्तों? 39। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है? x माइनस वाई 15। तो आप यहाँ से इक्वेशन पढ़ चुके होंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 का, क्लास 10th में। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इसको क्या करने पे? इसको जोड़ने पे। ठीक है ना। जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x। और ये जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 5 14 हो गया, 4 1 5 हो गया। इसको काट देंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया? 27 दूना 54 होता है। तो एक तो ऑप्शन आपका 27 होगा। इसमें से जो भी आपका दिख जाए वो आपका होगा। तो ऑप्शन इसमें किसमें है? ये वाला। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं? ठीक है ना दोस्तों। ट्रिक के माध्यम से ये देख लीजिए कि दो संख्याओं का योग कितना है? 39 है। तो पहले यहीं पे जोड़ लीजिए। देखिए प्रूफ कर रहा है क्या? इनको जोड़ेंगे तो 9 और 2 ये 3। हाँ ये तो बात इन्होंने प्रूफ कर दी। और कह रहे हैं उनका अंतर कितना है? 15। ठीक है भाई, इनको घटा के देखते हैं 15 आ रहा है क्या? घटाने पर भी 15 आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। अर्थात आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है ना, बनाने की भी जरूरत नहीं थी। इसमें आगे देखते हैं क्या कहते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9 लिख देंगे। अब इसमें क्या करना है? 30 से विभाज्य करना है इसको। ठीक है ना। तो आप 30 से इसमें क्या करें? भाग करके चेक कर ले। ठीक है। 30 तिहाई कितना हो जाता है? 90 हो जाएगा। और ये 9 फिर 3 बार मिल जाएंगे, तो फिर ये कितना आ जाएगा? ठीक है ना दोस्तों। अर्थात आपका 9 शेषफल बच रहा है। तो आप इस 9 को, जो शेषफल बच रहा है, इसको लेकर उस संख्या में से माइनस कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अर्थात ये 9 घटा लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 990। ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और भी क्वेश्चन है, उसको देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। दोस्तों तो अब इस क्वेश्चन के बारे में देखेंगे और सॉल्व करेंगे किस तरीके से हो सकता है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि लगातार 5 वर्ग संख्याओं का योगफल के बारे में अभी आपको बताया गया था। ठीक है ना दोस्तों। कि रूल क्या होता है कि n प्लस 1। ठीक है। और यहाँ कर देते 2n प्लस 1 और इन सबके बट्टे में 6 लिख देते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखते हैं कितना पूछ रखा है। n का वैल्यू कितना है भाई? 5 लगातार चाहिए। तो यहाँ पे रख देंगे 5 और 5 प्लस 1 और यहाँ पे 2 गुणे 5 और प्लस 1 और बटा कितना? 6। जहां जहां n होगा दोस्तों वहां वहां आप 5 रख देंगे। यहाँ पे 2 गुणे 5 यानी 2n बोला। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 5 और ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा? 6। और ये 5 दूना 10, 10 1 11 और बटा कितना? 6। ये ना। तो 6 से 6 क्या हो? कट जाएगा। और इसमें इसमें मल्टीपल जब करा देंगे तो 11 25 55 आपका रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे लगातार 4 घन संख्याओं का योगफल। तो घन संख्याओं को योगफल के बारे में बताया गया कि n प्लस 1/2 का क्या कर देना था? होल क्यूब कर देना था। यही तो था, प्रकृत संख्याओं को बस होल क्यूब कर दीजिए, उसका घन निकल जाएगा। ये ट्रिक है इसका। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे कि यहाँ रख लेंगे 4, है ना। 4 प्लस 1 और बट्टा कितना है? 2। ठीक है। इसका कर लेंगे होल क्यूब। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया ये 4 और ये कितना हो गया दोस्तों? 4 1 5 हो गया। और ये बट्टा कितना हो गया? 2 हो गया। इसका हो गया होल क्यूब। काट देंगे तो 2 दूना 4 और 5 दूना
10, 10 का होल क्यूब। तो 10 का जब होल क्यूब करते हैं कितना होगा दोस्तों, यानी कि इस पे पावर कितना है, 3 लेना है, तो यानी कि 3 जीरो बढ़ा दो, तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है दोस्तों, फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 2, 6 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका लेंगे एलसीएम, 4, 2, 6 का। दोस्तों शॉर्ट में कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 और 6 का तो एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा। और एक बार सोच के देखिए कि 6 और 4 किसके पहाड़े में आ जाएंगे, पूरे पूरे, तो आपका जवाब आएगा कि 12 के पहाड़े में 6 और ये दोनों आ जाएंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि 3 अंकों की, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे बोला 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो क्या हो सकती है, 999 होगा। और इसी में भाग कितना से, एलसीएम से भाग कर देंगे, यानी एलसीएम से भाग देंगे तो 12 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 हो जाएगा। और ये कट के 3, फिर 9, 12 तिहाई 36, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बार में, ये हो गया 6, अर्थात यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये 3 को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 996 आएगा। जो रिजल्ट आप चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या है 886 कर दिया। आप इसमें जल्दीबाजी में ऑप्शन इसको क्लिक कर सकते थे, लेकिन ये गलत हो जाता। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन आपका डी होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको और मिलेगा जिसको आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इसका जवाब ये होगा। हाँ तो दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन को डिजाइन कर रखा है, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा, ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन का हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जरूर सॉल्व करके कमेंट में इसका जवाब लिख करके बताएंगे कि हाँ सर इसका पहला ऑप्शन ये होगा, दूसरे का ऑप्शन ये होगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कर दे और दोस्तों के बीच लाइक कर दे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से आपको इसका जवाब देना है। पहले अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 5, 6 तथा 8 से भाग देने पर, 8 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। आपको ऑप्शन को, अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन को क्लिक करके और लिख के बताएंगे कौन सा होगा। इसमें कह रहे हैं लगातार 8 वर्ग संख्याओं का योगफल क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इसको बहुत बेहतर तरीके से सीखे होंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का भी बेसिक चीजें था। कल से क्वेश्चन क्या होगा कि इसके ऊपर डिजाइन किए जाएंगे जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो पहले हमने सोचा पहले बेसिक आपको दे दिया जाए। ठीक है, इस तरीके से 2